तो जैसा आपने कहा कि आपने पहला एग्ज़ाम दिया था आरबीआई असिस्टेंट का, कितनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा था? पहला एग्ज़ाम तो सर डर लग रहा था। पहले तो मैं वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच गया था। फिर वहाँ पे जाके देखा मैंने, इतनी भीड़, मैंने 900 सीट के लिए इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। जब आप घर आए पेपर देके आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर से पढ़ाई चालू करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन तो गवर्नमेंट जॉब ही है, बस वो चाहिए था। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पापा का यही था कि कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट जॉब ले ले, उसके बाद तुझे जो करना हो करना। तो सर सबसे पहले हमें आपके बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या और कैसे है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने हमको बुलाया यहाँ से इतनी दूर से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी मैथ्स किया हुआ है अहमदाबाद से, और स्कूल भी मेरा अहमदाबाद से हुआ, वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बीएससी मैथ्स करने के बाद अचानक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे शिफ्ट होने का कुछ पर्पस डिसीजन? सर गवर्नमेंट जॉब मेन तो यही है, गवर्नमेंट जॉब आप किसी को बोलो तो सब कुछ छोड़ के गवर्नमेंट जॉब पे ही आ जाता है। तो आपने एलआईसी की जो गवर्नमेंट जॉब है इसी को ही टारगेट किया था या फिर बाकी किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे बैंकिंग भी है, रेलवेज भी है, एसएससी भी है? स्टार्टिंग तो मैंने एसएससी से शुरू किया था, तो एसएससी स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन चालू कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि ये टाइमिंग देख के, रिज़ल्ट की टाइमिंग 2080 का रिज़ल्ट 2022 में आ रहा है, तो ये देख के मैंने छोड़ दिया। जैसे अभी आप कह रहे थे पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना नाम पड़ गया था, सबने रख दिया है। उसके बाद मैंने सुना कि बैंकिंग का गया कि 6 महीने में रिजल्ट सब आ जाता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा 6 महीने के अंदर, इसलिए मैंने बैंकिंग स्टार्ट किया था। बैंकिंग का पेपर दिया, पहला पेपर मैंने दिया था मार्च में 2022 में, ये आरबीआई असिस्टेंट दिया था। तो थोड़ा पता चला कैसा माहौल है तो क्या कंपटीशन है। 900 सीट्स के लिए भी वहाँ पे खुद मेरे बैच में ही 900 थे। फिर देते गए, कंपटीशन का पता चलता रहा, फिर देखा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर इम्प्रूव किया धीरे धीरे। फिर बीच में एलआईसी का नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा एलआईसी एओ बहुत अच्छी जॉब है, उसके साथ एडीओ भी था, वो भी बहुत अच्छी जॉब है। तो इसी से प्रिपरेशन करते करते पेपर देते थे। एक्सपीरियंस तो हो गया था, मैंने इतने 6 से 8 पेपर दे दिए थे। एक्सपीरियंस प्री का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और इसका मेंस में हमको मेंस तो वो था इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए हमने पीडब्ल्यू के अभिजीत सर को फॉलो किया था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उससे इंश्योरेंस अवेयरनेस कंप्लीट किया और आधा पेपर तो इंश्योरेंस में क्लियर कर दिया, और आधा पहले जो स्टार्टिंग से हमने करता है उससे हो गया था। तो जैसा आपने कहा कि आपने पहला एग्ज़ाम दिया था आरबीआई असिस्टेंट का, तो कितनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा था? पहला एग्ज़ाम तो सर डर लग रहा था। पहले तो मैं वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच गया था। फिर वहाँ पे जाके देखा मैंने, इतनी भीड़, मैंने 900 सीट के लिए इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। तो मैंने सोचा एक मेरे ब्रांच में एक शिफ्ट का पेपर है, बाकी पूरे इंडिया में कितना होगा, बहुत डर लगा था। फिर मार्क्स के हिसाब से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, 80 कुछ कट ऑफ ज़्यादा था उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से 87-88 किया था, उससे 60 कुछ मार्क्स आए थे। तो ये एक्सपीरियंस था। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने देखा पेपर तो इजी था, और उस टाइम पे निकल गया होता तो आगे की जर्नी इतनी बड़ी होती नहीं। बट एनीवे आपका फर्स्ट स्टेप था, तो आप यू वर देयर टू नो द एग्जामिनेशन, राइट? आपका यही पर्पस था कि ये पहले समझ तो ले कि ये है क्या। लेकिन समझने के लिए आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना, आरबीआई का, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से लेवल को इंक्रीज कर देता है, राइट? नहीं, उस टाइम पे वही एक पेपर था जो अपकमिंग था, इसीलिए उसी को देखा मैंने। अच्छा, आपकी पूरी जो जर्नी रही है पढ़ाई करने की, या आप एसएससी की बात करो, बैंकिंग की बात करो, या एलआईसी की बात करो, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट था, या सबसे ज़्यादा इसके लिए एक स्ट्रगल करना पड़ा आपको? कट ऑफ क्लियर नहीं होता था। जिस दिन फेलियर दिखते तो उस दिन तो कुछ खाने का मन नहीं होता था। शक्ल दिखाने का मन होता था, बिस्तर में लेट जाओ, छुपा लो मुंह, क्योंकि घर वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। घर वाले ने कुछ एक्सपेक्ट करके ही हमको बोला कि तैयारी कर, जिससे एक्सपेक्टेशन है उसको कोई बोलता भी नहीं है कि तुम तैयारी मत करो। वही फेलियर को
एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दिया, 900 सीट के लिए आपने अपने सेंटर पे इतनी भीड़ देखी, थोड़ा सा टेंशन आ गया। उसके बाद जब आप घर आए पेपर देके, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर से पढ़ाई चालू करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन तो गवर्नमेंट जॉब ही है, बस वो चाहिए था। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पापा का यही था कि कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट जॉब ले ले, उसके बाद तुझे जो करना हो करना, ये मेरा लास्ट, तो जैसे मैं मांग रहा हूँ ऐसी चीज़ें कि तुम लास्ट गवर्नमेंट जॉब ले ले, उसके बाद तू जो करना है करना। पापा के कुछ ड्रीम्स होते हैं, पेरेंट्स के भी ड्रीम्स फुलफिल करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल, क्योंकि पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, अब उनकी बारी थी। बहुत अच्छी बात है ये, और आप अपने पेरेंट्स को इतना वैल्यू करते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली आपने मेहनत करी एक उस चीज़ के लिए जो है एक्चुअली दूसरे की चाहत, लेकिन आपने उसको अपना चाहत बनाया बिकॉज कि वो पेरेंट्स चाहते हैं। मेरे दादाजी एक्चुअली आर्मी में थे, आर्मी में मेडिकल स्टोर मेडिकल में थे, तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेके मेडिकल स्टोर चालू कर दिया। और उनकी भी इच्छा थी कि पापा बन जाए, लेकिन पापा उस टाइम पे नहीं बन पाए, तो उनकी इच्छा थी कि मेरी दादी की इच्छा थी कि डॉक्टर बन जाए। तो उसी के देखते हुए पापा ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब ले ले, फिर तू आराम से सेटअप हो जाएगा। ओके, तो आपने कहा कि आपने 8-9 एग्जामिनेशन दिए हैं और घर वालों के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थे। बहुत अच्छा। तो जब रिजल्ट आता था और उस रिजल्ट पे लिखा रहता था सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे फीलिंग कैसे रहती थी और घर में माहौल क्या रहता था? बेसिकली आपके भाई भी आए, उनसे भी बात करेंगे। सर घर में माहौल तो वैसा कोई पूछता नहीं है कुछ, बेटा क्या कर रहे हो, उनको पता है कि ये कर लेगा, ये अपना ध्यान खुद रख लेता है। बस उनको उस दिन पूछते हैं जिस दिन बहुत हो जाता है, जैसे कि 5-6 एग्ज़ाम जब नहीं निकला, लेकिन पापा ने पूछा तू कर क्या रहा है, कैसे नहीं निकल रहा, पूरे दिन पढ़ता रहता तो कैसे नहीं निकल पा रहा है। तो बताया पापा कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस टफ हो रहा है। तो एक दिन बैठा मैं, फिर बोला अब नेक्स्ट पेपर का क्या है, तो बताया कि LIC का पेपर दिया है, प्री निकल गया, मेंस देना है। तो उन्होंने बोला ठीक है निकल जाएगा, तो हाँ मैंने बोला निकल जाएगा। तो निकलने के बाद मेरी मम्मी और पापा आज बहुत खुश हैं। क्या बात, बहुत खुश है। क्या एक्सप्रेशन था? आप घर पे रिजल्ट देख रहे थे या फिर रिजल्ट देखने के लिए आप कैफे गए थे या कहीं बाहर से देखा? एक्चुअली रिजल्ट देखने, एक्चुअली मेरे घर पे शादी थी। अच्छा। और 26 को शादी थी। अच्छा। और 26 को शादी थी, 27 तो हो गया था, रात हो गया, सो हो गया था मैं। और मुझे रिजल्ट का कुछ आइडिया नहीं कि आज रिजल्ट भी आने वाला है। तो रिजल्ट रात को कुछ 2 बजे आया था। तो 2 बजे आया रात को, सुबह मैंने देखा 5 बजे। तो मेरी एक बहन थी, उस मामा के घर पे था, तो बहन को बताया, फिर मम्मी उठी, मम्मी को बताया, फिर पापा को 4 बजे फ़ोन किया था। अच्छा। पापा ने उठाया नहीं, तो फिर उनको फ़ोन किया, वापस फ़ोन किया, भेजा, सबको रिजल्ट बताया कि हो गया है। बहुत खुश थे। मम्मी ने तो सबके लिए उसी टाइम पे हलवा बनाया था, सुबह 5 बजे। वेरी नाइस। क्या बात। आप ये बताओ मेरे को कि एक जैसे आपकी पूरी जर्नी रही है, स्टूडेंट को कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, आपको ये अगर आपने नहीं किया तो एस्पिरेंट की लाइफ इसके बिना तो नहीं चल सकती, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी? कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर पेपर देना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अब एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। पेपर को जैसे एनालाइज करोगे, आपको अपनी प्रॉब्लम पता चली, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा कि पेपर अटेम्प्ट करने के ट्रिक्स होंगे, कुछ स्टार्टिंग से करते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ मिसलेनियस पहले पकड़ते हैं, कुछ पजल्स पकड़ लेते हैं पहले। वैसे आपको ट्रिक्स देखनी पड़ेगी, सारे एक्सपेरिमेंट खुद पे करने पड़ेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हो रहे हो। दूसरे को नहीं देखना कि दूसरे कैसे हो रहा है, दूसरे का फॉलो करके कभी नहीं कोई सक्सेसफुल होगा, खुद को देखना पड़ेगा कैसे आप कर रहे हो। जैसे ये आपने बोला कि दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कितने मॉक्स आप एक हफ्ते में, या फिर हम कह सकते हैं कि जब एग्जामिनेशन पास आने वाला होता था तो आप एवरीडे मॉक्स देते थे, और उसका कितना इंपॉर्टेंस होता था? जैसे आपने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात है कि मॉक को जब आप दोगे तो एक बार तो ये हम भी रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर 100 क्वेश्चन है ना, तुम मैक्सिमम 70 कर लोगे, 80 कर लोगे, 20 क्वेश्चन तुम फिर भी छोड़ कर आओगे। तो वो 20 क्वेश्चंस जो हैं आप छोड़ कर आ रहे हैं, या तो वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होंगे, या नया पैटर्न होगा, या कुछ भी होगा रीज़न। तो ये रीअटेम्प्ट वाला मेरा इस हिसाब से पॉइंट अच्छा होता है कि वापस से अटेम्प्ट करेंगे तो एटलीस्ट वो जो हमने छोड़ा है, क्या पता एग्जाम में यही आ जाए। तो इसको तो प्रैक्टिस आप मतलब कैसे, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने वो वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट किए जो आपने अपने मॉक में छोड़ दिए थे? नहीं, जैसे मेरा तो फिक्स रहता है कि ये करना ही करना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, वो तो पेपर देने के बाद पता चल जाता है ये इजी था, मैंने छूट गया। ऐसे
एज AO के पेपर में मेरा इनइक्वालिटी छूट गया था, अच्छा मुझे बहुत दुख हुआ था, 5 मार्क्स का इनइक्वालिटी छूट गया प्री में। जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ स्ट्रैटेजी, उसमें क्या था कि AO का पेपर हम लोग सोच के गए थे क्लर्क लेवल होगा, क्लर्क लेवल होगा, लेकिन क्लर्क लेवल नहीं था, PO लेवल था। हाँ धोखा हो गया वहाँ पे। तो ये धोखा होने का रीजन क्या था? मतलब एक परसेप्शन भीड़ के साथ पिछले साल के पेपर एनालिसिस करने पे यही पता चला था कि वो क्लर्क लेवल है, लेकिन उस टाइम के जो कंपटीशन था और आज के कंपटीशन में बहुत अंतर है। 2019 और 2023 सेम नहीं है, बहुत अलग हो गया। उस हिसाब से पेपर भी टफ हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अलग अलग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उससे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। यस, तो ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही है। कितने टाइम की रही? एक 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की। 1.5 साल। तो मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि इस 1.5 साल की जर्नी में सबसे इरिटेटिंग चीज़ प्रिपरेशन के बारे में क्या थी? सब फेलियर रहती है हमेशा सबके लिए, फेलियर। तो जब उसके बाद पेरेंट्स को कैसे बताएं फेल हो गए हैं। हाँ, मेरे हिसाब से लगता है कि फेलियर इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बट लोगों को फेस करना, फेस उसके बाद खासकर अपने पेरेंट्स को फेस करना, जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, जो मान के बैठे कि बेचा कल क्लियर कर लेगा। तो एक बात बताइए, ये मतलब आपने कहा कि पापा को थोड़ा सा बताना पड़ता था, एक टाइम पे पापा ने पूछ लिया था कि कर क्या रहा है तू, तो उस टाइम पे पापा समझ जाते थे आसानी से चीज़ें कि वाकई में मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये चीज़ें समझाना कितना इजी या डिफिकल्ट होता है? एक्चुअली मेरे पापा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उनका कि ये कर लेगा, बचपन से उनको कॉन्फिडेंस है, इसलिए मुझे कोई एक्चुअली पूछता ही नहीं है बेटा तुम कर क्या रहा है। उनको बस जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुश हो जाएंगे, उससे ज़्यादा उस दिन कोई मतलब नहीं है बेटा कैसे कर रहा है, उनको पता है कि कर लेगा। इसलिए उनको एक टाइम तो वो भी इरिटेट हो गए थे, वो मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन कि कैसे पूछ ले रहे हैं, आज तक कभी पूछा नहीं, आज उसने पूछा था तो मैंने बताया पापा हो जाएगा क्लियर, भरोसा रखो। उनको उस दिन बोलना पड़ा था, वो मुझे ज़्यादा दुख हुआ था कि बताना पड़ा कि पापा हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और उसका अगला एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो गया? उसका अगला एग्जाम ही क्रैक हो गया। हाँ, तो पापा की मान मतलब एक डंडा चाहिए रहता है हर स्टूडेंट को, ऐसा होता है। हाँ। एक डंडा तो चाहिए रहता है, और वो पापा हो तो ज़्यादा अच्छा है। मम्मी से तो हम लोग रेगुलर रहते हैं, पापा से थोड़ा दूरी रहते हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है ना, पापा के नाम पे आ जाती है। आप भाई के साथ आए हैं अपने, मैं सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। शुभम गुप्ता। अच्छा, आपको भी दिखता होगा ना कि ये बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ हो रही है चीज़ें, कुछ कुछ नहीं हो रही है। आपका क्या उस चीज़ से आपकी क्या लर्निंग थी कि आपको क्या लग रहा था कैसे? नहीं, विश्वास तो हो जाएगा। और वैसे ही LIC के पहले SBI में भी इसका प्री टेक्निकल गया था, मेंस में अटका था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई थी बस। अच्छा, आपको एकदम फेथ था? मेरा भाई ये मुझे हमेशा लेके जाता है अच्छा साथ में, जो कंपेनियन होता है हमेशा यही रहता है। नाइस। तो ऐसा मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर भाई बहन आपके सपोर्ट में है तो आई थिंक ये भी बहुत सपोर्ट में है। एक बहुत बड़ा मेरे सारे strength काम होता यही है। करके देता है। अच्छा सारे काम, पानी तक ला के देता है, खाना ला के देगा, सब कुछ करेगा ये मेरे लिए। नाइस। तो आपके भाई को देखकर आपका कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बना कि मुझे भी आगे चल के ऐसा कुछ एग्जाम देना है? दिन भर 24 घंटे लगा रहता है लैपटॉप लेके, लेक्चर दिन भर PPT रीड करना, वही। ओके, तो आपने कुछ एग्जामिनेशंस के लिए प्लान किया? अभी तो B.Pharm चल रहा है, उसके बाद मैं GPET का ट्राई करूँगा, ओके, M.Pharm के लिए होता है। ओके, आपकी कैसी फीलिंग है भाई का सिलेक्शन हो गया तो? अच्छा है। अच्छा लग रहा है? ओके। अब थोड़ा सा मतलब दोस्तों के बीच में भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई होगी ना आप लोगों की? दोस्त फोन करके पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी बता कैसे क्या करना है। तो ये तो सबके साथ शेयर करने वाली चीज़ है। कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे वो बता रहे स्ट्रेटेजी बता कैसे किया। तुम लोग बोले हो जाएगा ना, मैंने बोला मेरा हो गया, तुम लोग का भी हो जाएगा। मेरे 2-3 दोस्त अब से MSc जैसे कर रहे थे, वो लोग MSc कंप्लीट हो गई है, अब वो लोग गवर्नमेंट जॉब की वो भी तैयारी करेंगे, तो वो लोग पूछ रहे थे, बता रहे थे कैसे करना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी सिर्फ एक लाइन में समराइज करना चाहो, मतलब हाँ ये मेरे प्रिपरेशन जर्नी का पूरा सार है, तो वो लाइन क्या होगी? प्रिपरेशन की सार कंसिस्टेंसी बोलेंगे। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना आप नहीं हो, कुछ भी नहीं करते। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, आपने भी सुना होगा ये, और मेरे हिसाब से बाकी सब फैकल्टीज भी ये चीज़ फेस करते होंगे कि स्टूडेंट्स, और मेरे हिसाब से बाकी सब स्टूडेंट्स भी ये फेस करते होंगे कि कभी ना कभी एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम के टाइम में, जैसे आपने बोला शादी का टाइम चल रहा था, तो शादी के टाइम पे भी 3-4 दिन का तो गैप लग ही जाता है ना, कि फिर कहीं बाहर घूमने चले जाओ तो 3-4 दिन का गैप लग जाता है। ये क्या 3-4 दिन के बाद जब हम ऐसा रिज्यूम करते हैं
तो इसमें कोई आपको लगता है कि फर्क पड़ता है हमारी स्टडी? बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं 3-4 करना दिन का गैप ले दो तो उसका 10 दिन आपको टाइम लगेगा हाँ। वापस फुल फोर्स में आने में। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पिछले साल ही हुआ था। हाँ। मैं एक 10 दिन के लिए गया था, उसके लिए मुझे 10 दिन और लगे थे वापस पूरे फोर्स में आने में। इसलिए मतलब हम अगर कंटिन्यूस भी रहेंगे और अगर कंटिन्यूएशन में भी हमने थोड़ा सा भी गैप ले लिया तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल करता है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप एक साथ सब करेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। आप थक जाएंगे, सो जाएंगे, पूरा दिन का वेस्ट हो जाएगा। और अपने टाइम टेबल को हमेशा फिक्स रखिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, टाइम टेबल फॉलो करना मतलब हो पाता है ये? मतलब मेरे मैं तो अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ, मैं लगा तो लेती थी पूरा पर्चा बना के उसको सामने की, जैसे ही उठेंगे सबसे पहले इसको देखेंगे, करेंगे जरूर ये काम। तो ये फॉलो होता है 10-15 दिन, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ तो होती है। 100% तो कभी किसी का नहीं फॉलो होता। हाँ। आप 80 करो, 90 करो, उतना हो गया तुम, आप सबसे आगे हो। 80 से 90% कर लिया आपने टाइम टेबल फॉलो तो आप सबसे आगे हो। और दूसरा है, आपको रेगुलर मॉक तो देना पड़ेगा। ओके। बिना मॉक के नहीं हो पाएगा। जो एग्जाम लेवल फेलिंग मॉक से ही आती है, बिना मॉक के कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब और मॉक को रीअटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। रीअटेम्प्ट करना, उसको एनालिसिस करना। हाँ। अच्छा, ये आप एनालिसिस वर्ड यूज़ करते हो, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था एनालिसिस से कि जैसे एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम एनालिसिस हम लोग जब जैसे एग्ज़ाम हुआ, बच्चा बाहर आया, हमने उनसे पूछा, आप लोगों को बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस पैटर्न में आए, इसका कोई इंपॉर्टेंस होता है? बिल्कुल होता है मैम। एग्जाम को जज करने के लिए। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को एनालिसिस देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए। एग्जाम एनालिसिस तो जो पेपर देता है वो भी दिखता है, जो नहीं देता वो भी देखता है। उसको देखना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना है। अगर एनालिसिस नहीं देखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। जो कंपटीशन इस टाइम पे है उस हिसाब से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके। अभी मॉक टेस्ट का जिक्र चल रहा है, तो मॉक टेस्ट को लेकर ही मेरा एक चीज़ आपसे जाननी है। जो आपने पहली मॉक टेस्ट दी होगी आपके प्रिपरेशन की जर्नी में, उसका स्कोर, और जो आप एग्जाम में सिलेक्ट हुए उसके जस्ट पहले मॉक टेस्ट दी उसका परफॉर्मेंस, बहुत ड्रास्टिक फर्क बहुत होगा। ड्रास्टिक था। तो ये जर्नी थोड़ी सी मुझे जाननी है। जो पहली मॉक्स दी थी मैंने, तो उसमें मेरा कुछ 32 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। ठीक। और जो अभी मैंने ईडीओ का मॉक दिया था तो उसमें 70 मार्क्स ही काउंट होता है। 70 में से मेरा 60 आया था ओके लास्ट। ओके, तो ये कैसे अचीव किया आपने? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस की मैंने, अलग अलग क्वेश्चंस देखे, जितने टाइप के क्वेश्चन है उसको करना, पहले तो आपको आना चाहिए, फिर उसको स्पीड बढ़ानी चाहिए, फिर उस स्पीड को अप्लाई करना चाहिए आपको मॉक के टाइम पे। तो आप जितना मॉक दोगे उतना आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगी कैसे करना है, तो आपको इसी तरह आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपने एक चीज़ बोली कि हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। कुछ बच्चे मैंने देखे कि ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि जैसे आपको भी बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रैटेजी के लिए फ़ोन किया है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि उसका सिलेक्शन हो गया है ना, तो मैं एग्जाम से 10 दिन पहले उसको फ़ोन कर लूँगा, उसकी स्ट्रैटेजी पता कर लूँगा। तो क्या स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि वो 6 महीने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते आ रहा है और एग्जाम से 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले वो फ़ोन करके पूछता है और फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है? कभी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। और इससे कितना इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप पूरा अपना रास्ता बदल दोगे, दूसरी जगह पहुंच जाओगे। यस। पहले पूरा देखा है कैसे करना है, सब टाइम टेबल फिक्स किया है, उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी अपनी खुद, दूसरे की चेंज नहीं करनी चाहिए, अपनी भी नहीं चेंज करनी चाहिए। किसी को बतानी भी नहीं चाहिए और अपनी भी चेंज नहीं करनी, अपनी तो खासकर नहीं चेंज करनी। लेकिन अगर आप कुछ, आपके पास कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट हो जो आप स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो ऐड कर सकते हैं, उसके बेस को नहीं हिलाना, अपने बेस को नहीं हिला सकते। जो आप फॉलो कर रहे हो उसको ही फॉलो करना चाहिए। कभी दूसरे को ऐड कर सकते हो, माइनस कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हमको लगता है कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर उसी स्ट्रैटेजी से करते रहेंगे तो हमारा वो बन जाता है ना एक माहौल कि हमें ऐसे ही क्वेश्चंस हाथ चलने लगते हैं अपने आप। हाँ, हाथ चलने लग जाते हैं। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल ले लूँ इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग कहीं और है लेकिन एकदम एग्जैक्ट सही चीज बोर्ड पे लिखती जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस से ही होता है। हाँ, मेरे सर बोलते थे कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप हाथ चले, आँख बंद करके हाथ चलने लगे। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो एक अभी मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आपने एक चीज़ कही कि स्पीड, तो ये बताइए स्पीड का कोई जड़ी बूटी आता है जिसको खाने से स्पीड बढ़ता है? कोई जरूरी नहीं आता। फिर कैसे बढ़ाते हैं स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर मॉक देने पड़ेंगे। आपको अपने आप इम्प्रूव आएगा। मेरे स्टार्टिंग में जब मार्क्स आते थे मतलब इसमें कैसे कुछ होगा आधे कट ऑफ के आधे बाबा मार्क्स, का आशीर्वाद ले आऊं, कुछ व्रत रख लूं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
कोई बाबा नहीं हेल्प कर सकते हैं, कोई डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकते, कोई साइंटिस्ट नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको अपने जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसमें आपको टाइम लग रहा है, सही क्वेश्चन कर रहे हो उसके बाद भी टाइम लग रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेक थ्रू कंपटीशन है। आपको एक क्वेश्चन गलत, कई पेपर में तो ऐसा होता है एक क्वेश्चन गलत, जैसे आरआरबी अभी क्लर्क आने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन आप गलत मतलब आप कंपटीशन से बाहर, 1.25 मार्क्स आपके गए और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये आपने जो बोला कि एक क्वेश्चन आपका खराब हुआ तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्या सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली मैटर करते हैं एग्जामिनेशन में? मैम पेपर पे डिपेंड करता है। कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको स्पीड चाहिए। कुछ पेपर होते हैं जिसमें कुछ सिलेक्टिव पार्ट करना है, तो उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लर्क के पेपर में आपको मोस्टली सब आता है, और पीओ पेपर में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्लर्क पेपर में आप कुछ नहीं स्किप कर सकते। क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा होता है। कंपटीशन ज़्यादा, पेपर इजी होता है और सारे लोग भरते हैं उसको। हाँ, क्लर्क को तो सब लोग भरते हैं। एक सवाल मेरा, सिलेक्शन की जर्नी में पढ़ाई और पढ़ाई के साथ माइंडसेट, दोनों में से कौन सी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको माइंडसेट भी बैलेंस करके चलना है। मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ाई करोगे, आप फ्रेश नहीं फील करोगे तो नेक्स्ट डे आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। अब आपका टारगेट अचीव नहीं हो तो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपको माइंड को एकदम फ्रेश रखना चाहिए। थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी मंथ में 1-2 बार तो बात कर लेता था, ताकि अपने रूट से उनसे थोड़ा हेल्प, उनको क्या कर रहे हैं, उन कैसे हैं, इससे रिलेशन भी अच्छा रहता है दोस्तों के साथ, और अपने आप फ्रेश तो रहता है माइंड। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोसाइटी से बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि देखो हर एक स्टूडेंट ना, अभी हम जैसे एक जयपुर मीट में गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैम हमारे पापा मम्मी हमारे पास विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो आसपास के एलिमेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि ये 4 लोग जो जीवन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको, कि नहीं ये तो 4 एग्जाम दे चुका, अब क्या, ये तो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, अब क्या, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा है? और अगर करना पड़ा है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये चीज़ तो फेस करनी ही पड़ती है, उसको कैसे डील करते हो? कान बंद कर लो और क्या, कान बंद कर लो, ईयरफोन लगा लो। बोलने वाले का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। मुंह एक्चुअली वो होते नज़दीक के ही हैं, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई सेड वो 4 लोग को मुंह बंद नहीं कर सकते, तो अपने कान बंद कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते उनका। वो तो बोलेंगे, क्या बोलना तो सबका आदत है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब ये चीज़ आती रहती है ना, तो इंसान के दिमाग पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अफेक्ट पड़ता है। जब इंसान खुद फेल होता है, उसको पहले से प्रेशर होता है, ये और प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, वही तो उसके आपको यही कर सकते हैं कि आप खुद को योगा करो। तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में कैसे थे? नॉर्मल, अबव एवरेज था। अबव एवरेज था। परसेंटेज वगैरह शेयर करना चाहेंगे? 10 में 8.4 CGPA। CGPA, ठीक है। हाँ, उस टाइम CGPA चल रहा था, और 12th में 82 था। 82 था, हाँ। ओके। ग्रेजुएशन में 62.2। 62.2 था। तो पहले आप पढ़ाई में कैसे थे उसका, और जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी स्टार्ट की, उसका कुछ कनेक्शन आपको लगता है आपके दोस्तों को ऑब्जर्व करके या अपनी खुद की जर्नी को ऑब्जर्व करके? नहीं, मेरे में तो कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। मैं पहले जैसे करता था, एग्ज़ाम देखो क्या चाहिए उसको, कितने नंबर चाहिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसको अप्लाई करो, उसके बाद अपना सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। रास्ता फॉलो करते रहोगे तो मिल ही जाएगी, और जो रास्ता नहीं फॉलो करता उसको नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फैमिली का कितना सपोर्ट ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मान लीजिए कभी फैमिली ऐसा डिमोरलाइज हो जाती है, तो जैसे पापा का भी एक टाइम पे इरिटेशन थोड़ी सी बाहर आ गई थी ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कैसे फिर अपने इतने ज़्यादा क्लोज लोग को आप अवॉइड नहीं कर सकते? जैसे बाहर के लोग हैं, हम उनके लिए कान बंद कर लेंगे, लेकिन हमारे घर के जो लोग हैं, अगर उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया या कुछ ऐसा हुआ, तो आप क्या सोचते हो? मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उनके लिए भी हम थोड़ा सा अवॉइड करके चलें? नहीं, ज़रूरी तो है, लेकिन एक टाइम पे होता है कि उनको भी इरिटेशन तो आ ही जाती है, सबको आती है। तो उसको अपने रिजल्ट्स बताइए कि मेरा पाथ ये है, मैं ये करने वाला। अपना जर्नी जितना उनके साथ शेयर करेंगे उतना वो समझेंगे। उनको अपनी जर्नी के साथ लेके चलेंगे तो वो समझेंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, इतना होने वाला है। तो ये अपनी जर्नी को उनके साथ जितना शेयर करेंगे वो भी समझेंगे।
और बाकी सब तो पेरेंट्स तो है ही, हाँ। बच्चों को समझ, उनको ही समझना है, हाँ। कोई और तो समझ नहीं सकता, अपने बच्चों को खुद ही समझ सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये इरिटेशन भी उनकी इसीलिए आती है, मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, नहीं हो रहा, मैं उसको सेटल होना देखना चाहता हूँ, सब तो इसीलिए ही पेरेंट्स इरिटेट होते हैं, अदरवाइज तो उनका मेरे हिसाब से कोई सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को अच्छे चाहते हैं कि हाँ। इतना जल्दी अपना सेटल हो जाए, हाँ। लाइफ में आगे बढ़े, ताकि उन लोग को वो चाहते हैं बच्चा फ्रीडम से रहे एक्चुअली, और उसकी फ्रीडम के लिए वो टेंशन रहते हैं, हाँ। बच्चा जल्दी से जॉब ले ले, फ्रीडम ले ले, खुश। अब आपका टेंशन इनके ऊपर शिफ्ट हुआ है कि नहीं, पेरेंट्स का? पेरेंट्स का टेंशन तो शिफ्ट रहता ही है, दोनों गन पे रहता है। अब आपका जैसे सिलेक्शन हो गया है ना, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, चलो एक बच्चा मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा टेंशन आया है कि नहीं आया है? इनके पे कोई टेंशन नहीं है, अभी इनका पढ़ाई चल रही है, 3 साल है, हाँ। उसके बाद इनको साथ में लेके चलते रहते हैं, मेरे साथ ही रहता है, तो मेरे साथ ही इसको बात करना, समझाना, कंपटीशन के बारे में बताना, ये भी तो देख रहा है, ये भी तो मेरे जर्नी का पार्ट रहा है। कंपटीशन देखा है इसने भी उतने लोगों को देखा था पहली बार, फर्स्ट टाइम ये भी गया था, इतने लोग थे, कंपटीशन मार्क्स देखा था, कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है, कोई स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, कैसे वो पूरा अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, वो सब इसने देखा है। आपकी कैसी फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों को एक ही सेंटर पे देखा था, एग्जाम देने एक सीट के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे हैं? IAS वाला पेपर होता है ना, UPSC, सेम वैसा ही फीलिंग थी। देख के अच्छा लगा था कि मेरा भाई बहुत बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों में से एक सिलेक्ट होगा। हाँ, ऐसी जर्नी ऐसा देखा था? देखा था। नाइस। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी का कोई ऐसा फेज जो आपको लगा कि यार ये सबसे बेकार फेज है मेरी लाइफ का, आप गिव अप करना चाहिए, इसके आगे मैं नहीं कर सकता, कोई ऐसा फेज आया था? गिव अप करने का तो चांस नहीं था कभी भी, लेकिन एक फेज था जब मेरे 3 प्री नहीं हुए थे, स्टार्टिंग के फेज, RRB क्लर्क, RRB PO और IBPS क्लर्क, जिससे बहुत उम्मीदें थी कि ये स्टार्टिंग में ये तो हो जाना चाहिए, जो कट ऑफ हाई गया उस टाइम पे मेरा बहुत गंदा फेज चल रहा था। उसके बाद थोड़ा फेज ठीक हुआ, थोड़ा अपने पे ध्यान दिया मैंने, उससे पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं था, कि मेरे को लग रहा था कि मेरे पेपर आता ही है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं देता था उतने अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं करता था। उसके बाद मेरा जर्नी टर्न हुआ बहुत अच्छे से, उसके बाद पेपर धीरे धीरे क्लियर होते गया, उसके बाद आज फाइनली सिलेक्टेड हो गया। बहुत बढ़िया। Congratulations on that. यस, तो आप अपने ओर से कुछ भी मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप उस फेज से बाहर निकल चुके हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी उस फेज़ में है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, तो वो फेज़ में जो स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी उस फेज़ से बाहर निकल कर आप जहाँ पहुँच चुके हो वहाँ पहुँचने के लिए कुछ एडवाइस या जो भी आपको ऑनेस्टली लगता है क्या चीज़ होगी? पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एग्ज़ाम को देख के, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। किसी को देख के अपनी स्ट्रेटेजी भी नहीं बदलनी चाहिए, बहुत माइनस हो जाती है, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, और आप अपने आप खुद सक्सेस पा जाओगे। यही। मैं आपसे भी एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि एज यू बीइंग अ फैमिली मेम्बर, तो कितना रोल होता है फैमिली मेम्बर का, और क्या एक माइंडसेट रखना चाहिए जब देख रहे हैं कि हमारा भाई बहन जो भी पढ़ाई कर रहा है उसकी स्ट्रगल हम देख रहे हैं, तो हमें किस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए? मोटिवेशन देते रहते हैं, और ऐसे मालूम है कि 1 मार्क्स से छूटा है, ये मेरे को सब मालूम था कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स से छूटा है, 1 मार्क्स से गया है या 8 नंबर से गया है, तो उसके रिगार्डिंग मालूम है कि निकाल लेगा, कोई टेंशन नहीं रहता था। आप कैसे सपोर्ट करते थे इनको, थोड़ा सा मोटिवेशन कैसे देते थे? कभी ऐसा हुआ है कि इनको शक्ल देख के आपको लगा है कि नहीं ये थोड़े से तो डल हो रहे हैं, या एग्जाम जैसे बोला सर ने कि 3 प्री नहीं निकले थे मेरे, तो वो 3 प्री जब नहीं निकले थे थोड़ा डिमोरलाइज होता है, आपने कभी लगा कि नहीं मैं तो स्टार्टिंग का वो तो स्टार्टिंग का था ना, स्टार्टिंग में तो अभी देखा ही नए नए पेपर देना चालू ही किया था, तो उसमें इतना डिमोरलाइज नहीं हुआ था। स्टार्टिंग के पहले 6 महीने के बाद थे वो, उसके बाद होता ना अगर ऐसा तब डिमोरलाइज होता। रोने लगता था ना। रोने लगते थे? रोए थे कभी? 2-3 बार। 2-3 बार रोए जिस दिन थे? पापा ने पूछा था उस दिन पक्का रोया था। तो किसी को लेकिन पता नहीं चला होगा ना? नहीं, पता चलता था। हाँ। वो रोते देख के वो भी शांत हो गए थे। अच्छा, मतलब समझ में आ गया था कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम जर्नी में साथ में लेके चलेंगे कि उनको बताएंगे स्टेप 1 पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, स्टेप 2 में मैं ये करने वाला हूँ। हाँ स्टेप 2 में ये करने वाला हूँ, और स्टेप 3 मेरा सक्सेस का पार्ट है,
तो अपना अगर जर्नी लेके चलेंगे और बताते जाएंगे किस किस तरह की इंप्रूवमेंट हो रही है, तो पेरेंट्स भी हमारे साथ लेके सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। फ्यूचर के प्लानिंग क्या क्या है, या LIC में ही आगे ग्रोथ करनी है, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? एग्ज़ाम की तैयारी तो रहती है, हमेशा रहेगी जब तक RBI ग्रेड बी में नहीं जाएंगे लोग। ओके उसके लिए प्रिपेयर तो कर रहा है ओके साथ में। जैसे अभी कुछ पेपर्स होने वाले हैं, RRB क्लर्क के, RRB PO के, फिर IBPS आएगा, सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू है। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, जो आपने RBI का टारगेट रखा है। बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम RBI के लिए फिर से ऐसे मिल रहे होंगे। बिल्कुल सर, वापस ज़रूर आऊँगा मैं। यस, और वो बहुत जल्दी ही होगा। एंड आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। और जो भी जर्नी आप अब स्टार्ट करने वाले हो अपनी LIC के अंदर, आई होप एंड विश कि आपको मैक्सिमम जितनी अच्छी चीज़ें मिल सके वो सारी अच्छी चीज़ें मिले। थैंक यू।